तो आप सभी लोग सेटल डाउन हो जाइए और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जी का। और मैं चाहूंगा कि ये सेशन जो अब शुरू होने जा रहा है काफ़ी दिलचस्प होगा। मैत्री अब मेरी सहयोगी हैं। मैत्री, आप शुरुआत करिए अपने सवाल से इस सेशन का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आप इतने ब्राइट स्टूडेंट रहे, आईआईटी से पढ़ाई की, उसके बाद आईपीएस बने, तो अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, आगे जो करना चाहता हूँ कर रहा हूँ। इनफैक्ट यात्रा चल रही है और जब ब्राइट स्टूडेंट थे तब भी मन में था बिहार के लिए कुछ करना है, इसीलिए आईआईटी पहुँचे। लगा उस समय बेस्ट कॉलेज में जाऊँ, और आईआईटी पहुँचने के बाद एक ऐसी फीलिंग आई कि अगर विदेश जाते हैं, नौकरी मेरी बाहर भी लगी थी, तो अपने लिए तो जी लेंगे, लेकिन लौट के जहाँ अभी आपके साथ बैठा हूँ, मेरा ही अपना क्षेत्र है, अपनी इसी मिट्टी का मैं हूँ, तो यदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो मन कहेगा कि आपने क्या किया। और इसीलिए तब आईआईटी में जब पढ़ता था उसी टाइम सिविल सर्विसेज की तैयारी मैंने करने का निर्णय लिया, और ईश्वर की कृपा रही, बिहार कैडर मिला, और जो मेरे सपने थे उसको आकार देने का एक अवसर बिहार आने पर मिला। सर, चूंकि आपकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आपके बयान भी काफ़ी चर्चित होते हैं, लेकिन आप लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान वो चलाते हैं, तो ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि आप अपनी नौकरी और अपने पद के साथ थोड़ा सा अनफेयर हैं, न्याय नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब भी व्यक्ति के मन में कोई भाव होता है तो उसको समय निकालना होता है। तो मेरे मन में बड़ा तीव्र भाव है, इसीलिए एक समय जब आईआईटी में था तो लोग पूछ सकते थे कि भाई आईआईटी के बाद तुम आईपीएस में क्यों आए। तो मन में भाव था समाज को कुछ देना है। तो आईपीएस में जब आया, जहाँ भी पोस्टिंग रही है, तो अपने दायित्वों के अलावा समाज को जोड़ने का, क्योंकि जिस परिवर्तन को मैं देखता हूँ केवल छोटे प्रयासों से नहीं होगा। हर व्यक्ति को थोड़ा समय निकालना होगा, थोड़ा सा अंशदान देना होगा, और जब इस रूप में हम प्रयास करेंगे तो आज पिछले लगभग 4.5 वर्षों से जब से लेट्स इंस्पायर बिहार शुरू हुआ, तो छुट्टी के दिन जो भी मेरे रहे हैं, सैटरडे हो, संडे हो, या ऐसे अवसर जब सरकारी छुट्टी हो, तो उसमें मैं निश्चित रूप से प्रयास करता हूँ कि युवाओं के बीच जाऊँ, बिहार के लोगों के बीच में जाऊँ और बताऊँ कि बिहार पहले क्या था, और आज यदि हम लोग बिहार को बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। देखिए, बिहार के साथ एक, यदि केवल स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें कि चैलेंज कितना बड़ा है, तो आपके बहुत सारे प्रश्न आपको उससे समझ में आ जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक रिपोर्ट सभी स्टेट्स की जारी की थी। उसमें यदि आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम, तो बड़ी अच्छी बात यह है कि बिहार ने एक बड़ा जंप देखा है। पिछले बार हम लोग लगभग 68,000 पे थे, इस बार अब 73,000 से भी हम प्रति वर्ष पार कर चुके हैं। लेकिन इसकी तुलना यदि हम करेंगे अन्य राज्यों से, तो उससे पता चलता है कि हम कहाँ हैं। तो मैंने गणित का स्टूडेंट रहा हूँ, इंजीनियर रहा हूँ, तो मैंने इस पर कैपिटा इनकम को बाई 12 किया, मतलब 1 महीने में एक व्यक्ति कितना कमा सकता है। तो औसत बिहार में आज एवरेज महीने में एक व्यक्ति 6,374 रुपये के आसपास कमाता है। जबकि यदि हम तुलना करेंगे दिल्ली से, सिक्किम सबसे आगे है, लेकिन उसके पीछे गोवा है, फिर दिल्ली है। दिल्ली में लगभग 46,000 है। अब तेलंगाना आएंगे तो 36,000 है। कर्नाटक में लगभग 35,000 कुछ है। इसी प्रकार से हम पीछे आते जाएंगे, तमिलनाडु में भी लगभग 35,000, हरियाणा 34-35,000 के आसपास है। और पीछे आएंगे तो आप पाएंगे 26,000 पे हमारे, 29,000 पे महाराष्ट्र हैं, केरल हैं, 26,000 पे हिमाचल है, उत्तराखंड है, और 25,000 के आसपास आंध्र प्रदेश है। बिहार का ग्रोथ रेट 8.64% है कांस्टेंट प्राइस पर, और 13.09% है करंट प्राइस पर, जो कि देश में लगभग सेकंड है। तो अच्छी बात यह है कि बिहार आज तेज़ी से विकसित हो रहा है। लेकिन इस ग्रोथ रेट को यदि और आगे ले जाएं, और 8.64 से हम 15 पे चले जाते हैं, 15%, तो उसको अगर हम फिगर्स को देखेंगे तो 5 साल बाद 2030 में 15% के ग्रोथ रेट के साथ हमारा पर कैपिटा इनकम पहुंचेगा केवल 12,800 रुपये के आसपास। और यदि 5 साल और ऐसे हम मेहनत की हम लोगों ने, तो भी हम जाके 25,000 कुछ पहुंचेंगे, जिसके आगे आज ही भारत के अनेक राज्य हैं। आवश्यकता क्या है? इसको सस्टेन करना। एक तो हम प्रयास करें कि ग्रोथ रेट हमारा और आगे जाए। दूसरा, यदि हमने सस्टेन किया तो 10 साल के बाद जब बिहार 25,000 पे पहुंचेगा, तो उसकी अगली जो छलांग होगी वो 50,000 के पार ले जाएगी। उसकी अगली जो छलांग होगी, मतलब 20 साल बाद, तो हम 1 लाख के पार जाएंगे। लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए बिहार में एक ऐसा मूवमेंट चाहिए जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप उसका मूल मंत्र हो, बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स लगाने की क्षमता हमारे यूथ में हो, क्योंकि इस बड़े ग्रोथ रेट को आप एक्सटर्नल फोर्सेस से या कहीं और से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो जब तक अंदर से कुछ सृजन नहीं होगा, कुछ ओरिजिनलिटी नहीं आएगी,
और इसके लिए हमारे सभी स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को एक फोकस लेकर लेट्स इंस्पायर बिहार में हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हर बिहार वासी को शिक्षित और स्किल्ड बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को सामने लाएं। और केवल पॉलिटिकल चेंज से बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक जाति संप्रदाय जिस प्रकार से हम बटे हुए हैं, जैसे इलेक्शन की बात आती है तो इलेक्शन में बात होनी शुरू होती है किस सीट में किस जाति का वर्चस्व है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो अब सोचिए कोई व्यक्ति जो योग्य है लेकिन उस जाति का नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टीज तो ऐसे व्यक्ति को चुनेंगी ही नहीं। और अगर विजन लेके हमारे लीडर्स नहीं आते हैं तो स्थिति कैसी होगी। हम लड़ाई हमें वो करनी है कि पर कैपिटा इनकम आज भारत में सबसे नीचे बिहार का है, उसको उस लेवल पे ले जाना है जहां हम एट पार आ जाएं ताकि पलायन की जो समस्या है उस पर परमानेंट विराम लगे। यही हमारा विजन है 2047 का। अगले 20 वर्षों तक किस प्रकार से बिहार विकसित हो। हाल में एक स्टार्टअप समिट में एक डिटेल्ड विजन 10 पॉइंट्स पर हम लोगों ने रिलीज़ किया है ताकि सभी लोग देख सकें और कैसे उसको हम पर कैपिटा इनकम को एट पार ले जाएं। इसके लिए क्या क्या प्रयासों की आवश्यकता है किस सेक्टर में, इस पर हम लोग काम करना शुरू करें। सर, बिहार का एक लंबा इतिहास रहा है। ऐतिहासिक देखें या आध्यात्मिक रूप से देखें, सांस्कृतिक रूप से देखें, हर तरह से, फिर मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की बिहार को ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए चीज़ें तो यही हैं, जैसे अब मेरे गांव में है बिहट, इसका नाम है, गंगा का बृहट तट है और ये जो भूमि है उपनिषदों की भूमि रही है। तो उपनिषदों में हर व्यक्ति में ईश्वर कांश है, ऐसी दृष्टि हमारे पूर्वजों की रही। तो उसका असर ये हुआ बिहार को यदि प्राचीन काल में हम जाएंगे तो हम कुछ अलग पाएंगे। जातियाँ बिहार में तब भी थीं, आज भी हैं, लेकिन जातिवाद जिसमें आज हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तब यदि रहता है तो इस पूरे क्षेत्र में वैशाली तो कभी स्थापित होती ही नहीं। अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग क्षेत्रों से चुन कर आते थे और वैशाली के संथागार में मिलकर बिना विवाद के अपने गणाधिपति को हर वर्ष चुनते थे। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि यदि ऐसा चलता रहा तो वैशाली का नाश कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसा जब नहीं होने लगा तो वैशाली नष्ट हो गई। बिहार में ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते। ऐसा जातिवाद रहता तो मगध में नंदवंश तो होता ही नहीं। तो हमने अनेक अपवाद अपने इतिहास में प्रस्तुत किए। इसीलिए आप देखिए सोच हमारी ऐसी थी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पहले नालंदा और विक्रमशिला में लोग विश्व भर से पढ़ने आते थे, जब उसकी कल्पना भी यूरोप में नहीं थी। तो अलग थे, मतलब हम एक बड़ी लीप आज भी ले सकते हैं, डीएनए तो वही है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम छोटे छोटे बातों में उलझ जाते हैं। जहाँ दूर देखना चाहिए हम छोटे छोटे चीज़ों के लिए संघर्ष करने लगते हैं। तो इसी प्रयास को हर व्यक्ति तक हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही है लेट्स इंस्पायर बिहार, और एक लंबी यात्रा है जो बड़े सामाजिक परिवर्तन, शैक्षणिक परिवर्तन, जिसका आधार बिहार का ही अपना इतिहास है। इंस्पिरेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि अपने ही दृष्टि से हम कहीं ना कहीं अलग हो गए हैं। आज आप 10 लोगों को बिठा दीजिए कमरे में और छोड़ दीजिए थोड़ी देर, जैसे बिग बॉस टाइप का होता है ना, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद लोग यही जानना चाहेंगे दूसरा व्यक्ति किस जाति का है। इस विचार से जब तक बिहार ऊपर नहीं उठेगा तो जो विजन हम देख रहे हैं 2047 का, वो पूरे देश के लिए है। यदि बिहार विकसित नहीं हुआ तो भारत कैसे विकसित होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज आज बिहार इस रूप में है, सबसे कम पर कैपिटा इनकम, जनसंख्या 14 करोड़, उस पर 9 करोड़ की आयु 30 से कम। इतने बड़ी संख्या को बिहार में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, पर कैपिटा इनकम एट पार लाने के लिए एक बड़े संघर्ष की जरूरत है, जो केवल छोटे परिवर्तन से नहीं होगी।